हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये 5 पार्ट दिए गए हैं। अब इन सभी में हमें एक पदी का युग्म दिया है, यानी कि एक पदी का जोड़ा दिया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी सभी में। तो हमें इन सभी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम इन सभी का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले पहले पार्ट को करते हैं। इसमें हमें दिया गया है 4 और 7p। तो इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले जो ये पहला पद है 4, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे, और दूसरा पद जो 7p है इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है ताकि हम इसका गुणा कर पाए, या फिर आप इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि 4 और 7p का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे गुणा करते हैं हम इन दोनों का, इसके लिए सबसे पहले हम दोनों में जो संख्या है उनका गुणा करेंगे, यानी 4 और 7 का। तो 4 और 7 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 28, और इसमें p है इसमें नहीं है, तो इस p को हम क्या करते हैं एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि 4 और 7p का गुणा करने पर हमें 28p मिलेगा। तो यही गुणनफल है इन दोनों का। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए दूसरे को करते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे। पहला पद इसमें है माइनस का 4p, तो इसको तो एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, और इसको भी 7p को इस तरह से ब्रैकेट में। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं का गुणा करते हैं। तो इसमें -4 है, इसमें 7 है, तो सबसे पहले आप -4 का 7 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब इसमें माइनस है इसमें नहीं है, तो इस माइनस को यहां उतार देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी p है इसमें भी p है, इन दोनों में p है। तो देखिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे p और p का, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये p और p दोनों में है। तो p का मतलब क्या होता है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसकी भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो गुणा करते समय क्या होता है हमारा इन दोनों का कि p को हम एक बार लिखते हैं और दोनों जो घात है उनको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2। तो यानी कि दोनों का गुणा करने पर p स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हमने लिखा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे भाग का। ठीक है, इसी तरह से अब तीसरे भाग को भी करेंगे। तो इसमें हमें दिया है -4p और 7p³। तो सबसे पहले इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको भी इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे कि दोनों में हम सबसे पहले संख्याओं का गुणा करेंगे। तो इसमें -4 है इसमें 7 है, तो ये बन जाएगा -28, और फिर इसके बाद इसमें p है चर और इसमें है p³। तो देखिए इसमें भी p है और इसमें भी p है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें q है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको क्या करते हैं एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, जब इस तरह का सिचुएशन हो कि जो इसमें हो और इसमें ना हो, तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। और इसमें p था इसमें भी था, तो इसका गुणा करके p स्क्वायर आ गया। तो यही हमारा गुणनफल है इन दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए चौथे भाग को करते हैं। इसमें हमें दिया है 4p³ और दूसरा दिया है -3p। तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा करते हैं। तो इसमें है 4 इसमें -3, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। अब ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और ये p³ है ये p है सिर्फ, तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए p³ और p गुणा करने पर इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो गुणा करते टाइम क्या होता है, p को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। यानी इन दोनों का गुणा p की घात 4 आ रहा है, इसीलिए यहाँ p की घात 4 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथे भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए पांचवे को करते हैं। इसमें हमें दिया गया है 4p और 0।
तो देखिए ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी का भी जीरो से गुणा करते हैं तो वो पूरा जीरो बन जाता है। इसीलिए इस 4p का जब जीरो से गुणा करेंगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, यानी इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पांचवें भाग का सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये 5 पार्ट्स दिए गए हैं। अब इन सभी में जो हमें एक पदी युग्म दिए गए हैं, तो इनमें हमें क्या करना है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई मान करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले जो हमें ये दिया गया है, इसमें इस पहले वाले को लंबाई और इसको चौड़ाई मानना है और फिर हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसी का प्रयोग करेंगे और हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले पार्ट को कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें ये p दिया गया है, इसको हम क्या मानेंगे, आयत की लंबाई, और जो ये q दिया है इसको क्या मानेंगे, चौड़ाई। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है हमारा आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए हमने लेंथ क्या माना है, p, तो ये हमारा हो जाएगा गुणा में ब्रेथ क्या है, q, तो ये लिख दिया। अब जब p और q का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये p और q का गुणा करने पर pq ही आएगा। ठीक है, तो ये pq जो है यही हमारा आंसर है, यानी कि यही क्षेत्रफल है आयत का, जिसकी लंबाई ये है p और चौड़ाई q है। अब देखिए ये हमारा क्योंकि क्षेत्रफल है, तो हम इसके आगे इस तरह से वर्ग इकाई लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है हमारा, इसका यूनिट होता है वर्ग इकाई। तो इसमें हमें कुछ मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, इसीलिए हमें वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। अब देखिए दूसरे को करते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा कि ये जो 10m है ये हो जाएगा लंबाई, और ये 5n जो है ये हो जाएगा चौड़ाई। तो अब हमें इसमें भी क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल, और लंबाई इसमें क्या है 10m, तो ये लिखा लंबाई की जगह, गुणा में चौड़ाई क्या है 5n, तो ये लिख दिया। अब गुणा करेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले संख्या का गुणा करते हैं। तो 10 पंजे 50 हो गया, फिर m और n का गुणा करेंगे तो mn हो जाएगा, और इसके आगे लिख देंगे वर्ग इकाई, जैसा हमने पहले पार्ट में लिखा था। तो यही हमारा आंसर है दूसरे पार्ट का। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ये हो जाएगा लंबाई और ये चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है इसमें 20x² गुना में चौड़ाई है 5y²। अब दोनों का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले संख्या का गुणा, 20 पंजे 100। अब x² और y² का गुणा करेंगे तो ये दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे, x² y², क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसीलिए गुणा करते टाइम दोनों इस तरह से लिख दिए जाते हैं। अब इसके आगे लिख देंगे वर्ग और इकाई। ठीक है, तो ये आंसर है तीसरे पार्ट का। अब इसी तरह से इस चौथे को करते हैं। तो इसमें भी ये लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 4x गुणा चौड़ाई है 3x²। अब गुणा करेंगे तो सबसे पहले संख्या का गुणा, 4 तिया 12, फिर x और x² का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3। क्योंकि इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 माना, इसकी 2 है, तो गुणा करते टाइम घातें जुड़ जाती है और ये एक बार लिखा जाता है। लेकिन इन दोनों में कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों एक जैसा होना चाहिए, तभी हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हो गया 12x³ और यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई। तो ये हो गया। अब देखिए इसको करते हैं। तो इसमें ये लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगा,
यहाँ पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल। अब देखिए लंबाई है इसमें 3mn गुना चौड़ाई है 4np। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो सबसे पहले 3 चौक 12 हो जाएगा। अब mn और np का गुणा करना है। तो m तो अकेला है तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। n देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। और p सिर्फ इसी में है तो इसको भी एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो ये 12mn स्क्वायर p यहाँ लिख देंगे हम वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट दूसरे प्रश्न का। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। बाकी के जो प्रश्न रह गए उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।